आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। चैप्टर हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करना था। एक थी बेटा हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो हमने बहुत ही नर्वस होकर उसको कंप्लीट किया। सेकंड बेटा हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। बहुत आसान टॉपिक है, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ये जितना बेटा मैंने ये लिखा है ना, आज के लेक्चर में भी ये जो मैंने लिखा हुआ है यही आपने बेटा तैयार करना है, बुक से तैयार नहीं करना। मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, टॉपिक है जी बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल्स की जब हम बात करते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल होते हैं, तो एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, इट इज़ कैरिड आउट, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसको अमल में लाया जाता है। कैरिड आउट का मतलब है उसको अमल में लाया जाता है किसके ज़रिए? एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय नर्वस सिस्टम, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ कैरिड आउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो बेटा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दरअसल ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत सारे ग्लैंड्स का एक सिस्टम होता है, अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स। उनको हम कहते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, यहाँ पे मैं कंफर्म करता चलूँ, एंडोक्राइन वजाहत पेश करता चलूँ। ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं। अच्छा, पहले तो ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड कहते हैं बॉडी का वो पार्ट ऑफ बॉडी डैट सिक्रीट समथिंग। बॉडी का वो हिस्सा, बॉडी का वो पार्ट जो कोई ना कोई शय सिक्रीट करे, कुछ ना कुछ खारिज करे, उसको बेटा हम कहते हैं ग्लैंड। ठीक है। अब ग्लैंड दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट टारगेट एरिया पर ही सेक्रीट करते हैं। अब टारगेट एरिया क्या होता है? वो जगह जहाँ पे हार्मोन ने काम करना होता है, उसको बेटा कहते हैं टारगेट एरिया। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट टारगेट एरिया पर ही सेक्रेट करते हैं। लेकिन बेटा ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सेक्रेट करते हैं। ब्लड के ज़रिए वो हार्मोन्स टारगेट एरिया पर जाते हैं और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बेटा आपने डिफरेंस याद रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट हार्मोन्स को टारगेट एरिया पर सेक्रीट करते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड के अंदर सिर्फ अपने हार्मोन सेक्रीट करते हैं और ब्लड उन हार्मोन्स को उनके टारगेट एरिया पर बेटा लेकर जाता है। तो हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक, सॉरी अंदाज़ा नहीं है, आलमोस्ट तकरीबन 20 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बेटा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी नेक के अंदर पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे हार्ट के बिल्कुल ऊपर एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। इस तरह बेटा हमारी बॉडी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में मल्टीपल टाइप के हार्मोन्स ग्लैंड्स डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा करते क्या हैं? तो ये बेटा बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से होती है। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तादाद टोटल 20 के करीब है हमारी बॉडी में। और ये ग्लैंड्स करते क्या हैं? ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अच्छा, बॉडी से मुराद है ब्लड के अंदर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये हार्मोन्स क्या हैं? बेसिकली जो वर्ड हार्मोन है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्साइट कर देना, सेटिंग इन मोशन, मतलब किसी चीज़ को हरकत में लेकर आ जाना। वो एक शय जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देना, एक शय जो सुस्त है उसको एक्साइट कर देना, मतलब एक तरह का चेंज लेकर आना, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्टिव कर देना।
इसको हम कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में हार्मोन। हार्मोन्स क्या हैं बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो हम कहते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है हर हार्मोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, हाँ, लेकिन एक चीज़ सेम होगी कि उन सब के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होगा। तो तमाम के तमाम जो हार्मोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन सब के सब कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं डैट पोड, पोड का मतलब होता है ब्लड सिक्रीट, सिक्रीट, इनको सिक्रीट किया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और फिर ब्लड ही इनको क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाता है कहाँ पर? इनके मुतल्लिका टारगेट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जाके बेटा ये अपना क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं, बॉडी के उस पार्ट में एक एक्साइटेशन लेकर आते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं, इसलिए हम हार्मोन्स का नाम जो है वो इनको देते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? ये ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन हर एक का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको ब्लड के अंदर पोर किया जाता है, ब्लड के अंदर इनको सेक्रीट किया जाता है और फिर ब्लड इनको क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करके इनके मुतल्लिका टिश्यूज़, टारगेट टिश्यूज़ में लेकर जाता है जहाँ पर जाके बेटा ये हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हार्मोन्स को बेटा अगर हम कंपोजिशन के लिहाज से कि हार्मोन्स किस केमिकल से बने हैं, तो केमिकली अगर हम बेटा देखें, कंपोजिशन के एतबार से अगर हम देखें तो हार्मोन्स को बेटा हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो केमिकली अगर हम देखें तो हार्मोन्स 4 किस्म के बेटा केमिकल से बने होते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन्स की भी बने हो सकते हैं, हार्मोन्स अमाइनो एसिड्स या उनमें बहुत कुछ चेंजेस की वजह से भी बने हो सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड के अंदर कोई नई चीज़ ऐड होगी जिससे नया जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। पॉलीपेप्टाइड से भी बेटा बने हो सकते हैं और बेटा ये स्टीराइड्स भी हो सकते हैं। तो 4 किस्म के हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सेक्रीट होते हैं। अब प्रोटीन, वो हार्मोन्स जो बेटा प्रोटीन से बने होते हैं उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक इंसुलिन है और दूसरी ग्लूकागोन है। ये दोनों हार्मोन बेटा पैंक्रियाज से सेक्रीट होते हैं। दोनों का काम हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है। अच्छा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो बेटा थायरोक्सिन आ जाता है, एपिनेफ्रीन है, नोर एपिनेफ्रीन है। अब थायरोक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है जो नेक में पाया जाता है। एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन जो है किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है, उस वहाँ से सेक्रीट होते हैं। आगे चल के इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे हम। तो थायरोक्सिन हो गया बेटा, एपिनेफ्रीन हो गया, नोर एपिनेफ्रीन हो गया, ये जो है ये केमिकली दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड से कौन से हार्मोन्स बने हैं? तो बेटा ये हार्मोन है वेजोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए थे उसके। ये हार्मोन क्या करता है? हमारी किडनीज़ में नेफ्रॉन के अंदर से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा कर ब्लड में ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने का बायस बनता है। और सेकंड बेटा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बेसिकली ये फीमेल हार्मोन है। तो ये जो बेटा हार्मोन्स हैं ये, अच्छा, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, केमिकली पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। स्टीराइड्स में बेटा हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसको ओएस्ट्रोजन भी पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल हार्मोन है बेसिकली। और कार्टिसोन्स हैं, ये कार्टिसोन एड्रीनल ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन है। ये वाहिद हार्मोन है यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, बाकी जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। ये बेटा स्टीराइड नेचर के होते हैं। तो हमने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से होती है। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रीट करना होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? और केमिकली ये हार्मोन्स 4 टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक कल रह गया था नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। आपकी बुक में हेडिंग बनी हुई है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, कि ड्रग्स का हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो एक ही ड्रग बेटा आपकी बुक में दी हुई है और वो है निकोटीन। तो निकोटीन का हमने एक्शन पढ़ना है, इफ़ेक्ट पढ़ना है कि निकोटीन की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा वो लिखता है कि जो निकोटीन है वो क्या करता है, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो या पेरी। अब बेटा हमने पढ़ा था
नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कहलाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाकी बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स बेटा आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है न्यूरॉन्स का उनको बेटा हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा बनाया, आपको याद होगा हमने साइनेप्स के टॉपिक में डायग्राम बनाई थी कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन एंडिंग होती है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, लेकिन हमने कहा था इनके दरमियान साइटोप्लाज्म कनेक्शन नहीं होता बल्कि गैप होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये जो साइनेप्स होती है इसमें जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनेप्स में पहले आ रही होती है, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा ये साइनेप्स में बाद में आ रही होती है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। आपको याद है हमने पढ़ा था कि जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन की एंडिंग में आता है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, जिससे नेक्स्ट न्यूरॉन में भी नर्व इम्पल्स स्टिमुलस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो निकोटीन है ना बेटा, ये क्या करती है, निकोटीन वो क्या कह रहा है, अब ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होती हैं, और उसमें बाद वाली न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं जिसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमने बेटा कहा कि जो निकोटीन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली जो मेम्ब्रेन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट कैसे करती है, इट मिमिक्स, मिमिक्स का मतलब होता है बेटा कॉपी करना, द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन निकोटीन रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये एसी अगर आपको याद हो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी बेटा, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था एसिटाइलकोलिन। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है जिस रिसेप्टर के साथ, अब ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, ये आगे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जिससे नेक्स्ट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा। अब निकोटीन जो है ना, निकोटीन क्या करता है, ये ड्रग क्या करती है, ये एसिटाइलकोलिन को कॉपी करती है। मतलब जिस रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड हो सकती है, सेम उसी रिसेप्टर के साथ निकोटीन भी बाइंड हो सकती है, क्योंकि निकोटीन एसिटाइलकोलिन के ही काम को क्या करती है बेटा, कॉपी करती है। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। तो नतीजा क्या होगा, एसिटाइलकोलिन तो बॉडी में नहीं बन रही, लेकिन निकोटीन की वजह से इस न्यूरॉन, अब इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स तब ही पैदा होगा जब एसिटाइलकोलिन इसके रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी में बेटा निकोटीन होगी तो निकोटीन क्या करेगी, वो चूंकि एसिटाइलकोलिन के काम को कॉपी करती है तो निकोटीन आकर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, इसलिए इस रिसेप्टर को नाम दे दिया हमने निकोटीन रिसेप्टर। हालांकि ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, लेकिन अब चूंकि निकोटीन आके इसके साथ जुड़ रही है तो इसको हम निकोटीन रिसेप्टर कहेंगे और नर्व इम्पल्स आगे बनना शुरू हो जाएगा। अब इससे होगा क्या बेटा, इससे अब निकोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ने से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। वॉमिटिंग है उस वो भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, और इसके साथ साथ वाटर रिटेंशन रिलेशन इन किडनीज़, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किडनीज़ के अंदर वाटर जो कि यूरिन के रास्ते में बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि किडनीज़ के अंदर वाटर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है निकोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। अच्छा, बाज़ यहाँ पर मैं एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको बताता चलूँ। बाज़ लोग क्या होते हैं, जब तक जो है वो चाय या वो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं, तंबाकू नोशी नहीं कर लेते, तब तक उनको खुराक जो है वो हज़म नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो निकोटीन है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो जो लोग बेटा, ये जो निकोटीन है ये एडिक्टिव ड्रग है, तो जो लोग बेटा इसके आदी हो जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स भी इसके आदी हो जाते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि जब तक वो निकोटीन का यूज़ ना कर लें स्मोकिंग की शक्ल में, चाय के अंदर भी कुछ हद तक निकोटीन जो है वो मौजूद होती है, तो उनको फिर जो खाने में जो है वो कुछ हद तक जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बेटा आपने निकोटीन का एक्शन भी जो है वो याद रखना है। ये आज का हमने टॉपिक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पिट्यूटरी ग्लैंड, तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।